मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी है उस दौर की जब रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती बल्कि रहस्यों और अनसुनी ताकतों से भरी होती थीं। बिजली का नामो निशान नहीं था। सूरज ढलते ही पूरा गांव लालटेन की मध्यम रोशनी और टॉर्च के पीले घेरे में सिमट जाता था। ठंड का मौसम था। दिसंबर की उस कपकपाती शाम को ठीक 7 बजे अनिल और दीपू अपने सबसे अच्छे दोस्त करण के जन्मदिन की पार्टी में जाने के लिए निकले। अनिल स्वभाव से थोड़ा निडर और जिज्ञासु था, जबकि दीपू हर छोटी आहट पर चौंक जाने वाला लड़का था। दोनों के हाथ में लोहे की भारी टॉर्च थे, जिनकी रोशनी कोहरे की मोटी चादर को चीरने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। करण का घर उनके घर से करीब आधे घंटे की दूरी पर था, लेकिन वो आधा घंटा किसी लंबी डरावनी यात्रा जैसा था। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। एक तरफ पुराना सूखा तालाब और दूसरी तरफ दूर तक फैले बबूल के पेड़, जिनकी सूखी टहनियाँ हवा में किसी कंकाल की उंगलियों की तरह हिल रहे थे। ठंड के कारण शाम के 7 बजे ही ऐसा सन्नाटा पसर गया था, मानो पूरे गांव ने समय से पहले ही दम तोड़ दिया हो। केवल सूखी पत्तियों पर उनके जूतों की चरमराहट और उनकी अपनी भारी सांसों की आवाज़ गूंज रहे थे। यार अनिल, रास्ता कुछ ज़्यादा ही शांत नहीं लग रहा। मुझे तो अभी से सिरन हो रही है। दीपू ने अपने मफलर को नाक पर खींचते हुए कहा। अरे डर मत दीपू, बस 20 मिनट की बात है, फिर करण के घर गर्मा गर्म खाना और हलवा मिलेगा। अनिल ने दीपू की पीठ थपथपाते हुए हौसला बढ़ाया। जैसे जैसे दोनों करण के घर पहुंचे, वहां की चहल पहल अपने साथ और स्वादिष्ट खाने के कुछ देर के लिए उनके मन से रास्ते का डर मिटा दिया। लेकिन वक्त का पहिया तेजी से घूमा। हंसते गाते और बातें करते हुए कब रात के 11 बज गए, किसी को पता ही नहीं चला। जब अनिल और दीपू ने वापस लौटने के लिए करण के घर का दरवाज़ा खोला तो बाहर का नज़ारा देखकर उनके हलक सूख गए। अब रास्ता सिर्फ सुनसान नहीं था, बल्कि एक खौफनाक दलदल बन चुका था। कोहरा इतना घना हो चुका था कि टॉर्च की रोशनी महज 2 फीट आगे जाकर दम तोड़ रहे थे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि सुई भी गिरे तो धमाका लगे। रात के 11 बजे वो अंधेरा किसी काली चादर की तरह उन पर हावी हो रहा था। हमें आज रात यहीं रुक जाना चाहिए था अनिल। दीपू की आवाज़ कांप रहे थे। अब निकल चुके हैं तो पीछे नहीं मुड़ेंगे, बस टॉर्च जलाए रख और मेरे ठीक पीछे चल। अनिल ने खुद को मजबूत करते हुए कहा, हालांकि उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो चुकी थे। वो दोनों उसी पुराने तालाब के पास पहुंचते थे कि अचानक हवा का बहाना बंद हो गया। दूर कहीं सियार के रोने की आवाज़ आई और फिर एकदम खामोशी छा गई। तभी अनिल की टॉर्च की रोशनी रास्ते के बीचों बीच पड़ी। जो नज़ारा वहाँ था, उसने उन दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। रास्ते के ठीक बीच में मिट्टी के 3 बड़े बड़े घड़े रखे थे। वो घड़े ज़मीन पर स्थिर नहीं थे, बल्कि हवा में कुछ इंच ऊपर उठकर पागलों की तरह गोल गोल नाच रहे थे, मानो कोई अदृश्य ताकतवर हाथ उन्हें पूरी ताकत से घूर्णन करा रहा हो। सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह थी कि उन घड़ों के मुंह से कोई साधारण अकेला नहीं, बल्कि एक अजीब खौफनाक लाल रंग की रोशनी फूट रही थी। वो रोशनी इतनी गाढ़ी और डरावनी थी कि मानो घड़ों के भीतर खून खौल रहा हो। ये क्या अनिल, कोई जादू टोना है क्या? चलो भागो यहाँ से। दीपू ने घबरा कर अनिल का हाथ खींचा, लेकिन अनिल जैसे ही सम्मोहन से बंध चुका था, उस शैतानी रोशनी ने उसकी सोचने की समझने की शक्ति कब्जे पर कर ली थी। रुक दीपू, देख तो सही इसके अंदर है क्या। अनिल ने कांपते कदमों से घड़ों की तरफ बढ़ना शुरू किया। अनिल जैसे ही अपने घड़े के महज 1 फीट की दूरी पर पहुंचा, घड़ों का नाचना अचानक बंद हो गया। चारों तरफ एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छाया, मानो वक्त थम गया हो। तभी दूर
घने पेड़ के भीतर से एक बेहद लंबा सड़ा हुआ काले नुकीलों वाला हाथ बिजली की तेजी से बाहर निकला और उसने अनिल का गला दबोच लिया। बचाओ दीपू बचाओ। अनिल तड़पने लगा, उसका दम घुट रहा था। दीपू ने डर के मारे कांपते हुए अनिल का हाथ पकड़कर पीछे खींचा। जैसे ही अनिल आज़ाद हुआ वो घड़ा बीच से फट गया। उस घड़े के मलबे से जो चीज़ बाहर निकली उसकी कल्पना किसी बुरे सपने में भी नहीं की जा सकते थे। वो कोई मामूली साया नहीं था, वो एक विशालकाय लंबा चौड़ा शैतान था। उसकी त्वचा जली हुई लाश जैसी काली थी, आंखें अंगारों की तरह लाल धधक रहे थे और उसके सिर पर टेढ़े मेढ़े सींग थे। वो घड़ा कोई साधारण मिट्टी का बर्तन नहीं बल्कि उस दुष्ट आत्मा की कैद या उसका शैतानी ठिकाना था। शैतान ने आसमान की तरफ देखकर एक ऐसी भयानक चीख मारी जिससे आसपास के पेड़ कांप उठे। तुम इंसानों की ये मजाल कि मेरी नींद खराब करो। शैतान की आवाज किसी भारी चट्टान के टूटने जैसी गूंजी। उसने हवा में अपना हाथ लहराया और अनिल और दीपू जमीन पर कई फीट दूर जा गिरे। उनकी टॉर्च हाथ से छूटकर दूर जा गिरी जिससे रोशनी के घेरे तिरछे हो गए। वो शैतान उन्हें तड़पाना चाहता था। उसने दीपू को हवा में उठा दिया और हंसने लगा। उसकी हंसी में मौत का खौफ था। अनिल ने देखा कि दीपू का दम घुट रहा है। डर के आगे अब उसके भीतर दोस्त को बचाने का जुनून जाग चुका था। जमीन पर पड़ी लोहे की भारी टॉर्च को अनिल ने उठाया और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए दौड़ पड़ा। अनिल ने अपने हाथ में लोहे की भारी टॉर्च को खींचा। उसकी उंगलियां डर से और गुस्से से कांप रही थी। हवा में लटके दीपू का चेहरा नीला पड़ चुका था। अनिल जानता था कि उस दैत्य से अकेले लड़ना खुदकुशी होगी। दोस्त की जान दांव पर थे और वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। मैं आ रहा हूं दीपू, हिम्मत मत हारना। अनिल चीखा। वो पीछे मुड़ा और अपने जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी दौड़ लगा दी। पीछे से उस शैतान के अट्ठास की आवाज़ आ रहे थे जो सूखी टहनियों को चीरते हुए अनिल के कानों के पिघले शीशे की तरह उतर रहे थे। कोहरा अब और घना हो चुका था। अनिल के जूतों के नीचे सूखी पत्तियां चड़मड़ा रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो हड्डियां टूट रही हों। फेफड़े फटने को थे। ठंड के बावजूद माथे पर पसीना बहकर आंखों में आ रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। रास्ते के बबूल के पेड़ अब किसी कंकाल की तरह लग रहे थे, बल्कि उसे पकड़ने के लिए झुके हुए राक्षसों की तरह हो रहे थे। दूर कोहरे के चादर को चीरती हुई करण के घर की बत्ती दिखाई दी। अनिल ने अपने बची कुची पूरी ताकत झोंक दी और सीधे करण के दरवाजे पर जा टकराया। दरवाज़ा खोलो, बचाओ कोई है। अनिल बदहवास होकर दरवाजे को पीटने लगा। दरवाज़ा खुला। सामने करण और उसके पिता खड़े थे। अनिल की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। वो हाँफ रहा था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी और मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। क्या हुआ अनिल, दीपू कहाँ है? करण के पिता ने उसके कंधे झचकोड़े। वो तालाब के पास खड़ा, घड़े से कोई शैतान निकला है। उसने दीपू को हवा में उठा रखा है। वो उसे मार डालेगा अंकल, चलिए जल्दी। अनिल लगभग रोते हुए चिल्लाया। करण के पिता भांप गए कि मामला गंभीर है। गांव के 2-3 और पड़ोसियों को आवाज़ दी और सब लाठी डंडे से लालटेन लेकर तालाब की तरफ भागे। जब वो सब हाँफते हुए वापस उसी पुराने तालाब के पास पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा बदल चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। घड़े के मलबे में टुकड़े ज़मीन पर बिखरे थे, लेकिन वहाँ वो विशाल का शैतान था और ना ही दीपू। ज़मीन पर सिर्फ दीपू की टूटी हुई टॉर्च पड़े थे जिसकी मध्यम रोशनी आसमान की तरफ ताक रहे थे। दीपू कहाँ हो तुम? अनिल पागलों की तरह चिल्लाने लगा। तभी करण के पिता की टॉर्च की रोशनी ज़मीन पर पड़ी। मिट्टी में घसीटे जाने के गहरे निशान थे और उन निशानों के साथ साथ काले काले खून की बूंदें टपक रहे थे। निशान जंगल की तरफ जा रहे हैं, सब चौकन्ने रहो, वो कोई साधारण चीज़ नहीं। करण के पिता ने गंभीर आवाज़ में कहा। वो सब टॉर्च और लालटेन की रोशनी का एक सुरक्षा चक्र बनाए घने जंगल के अंदर दाखिल हुए। कोहरे के बबूल के कांटों ने रास्ता मुश्किल कर दिया था।
करीब 100 मीटर अंदर जाने पर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें दीपू दिखाई दिया। वो सूखी पत्तियों के ढेर पर बेधक बेहोश पड़ा था। जैसे अनिल उसकी ओर बढ़ा, पीछे के पेड़ से एक विशाल काली परछाई उभरी। उसकी अंगारे जैसी लाल आंखें चमक उठी। वो शैतान दीपू की आत्मा को पूरी तरह सोखने ही वाला था। पीछे हट जाओ, करण के पिता ने चिल्लाते हुए कहा। एक साथ इतने सारे इंसानों की मौजूदगी, लालटेन का उजाला और बंदूक के धमाके ने उस शैतानी ताकत को हिलाकर रख दिया। वह दुष्ट आत्मा केवल एकांत और अंधेरे में ही शक्तिशाली थे। इतने सारे लोगों के साहस और रोशनी के सामने उसकी ऊर्जा घटने लगी। शैतान ने गुस्से में एक आखिरी चीख मारी और देखते ही देखते वो काले धुएं के बवंडर में बदलकर हवा में गायब हो गया। माहौल का वो भारीपन अचानक खत्म हो गया। अनिल ने तुरंत दौड़कर दीपू के सिर अपने गोद में उठा लिया। दीपू, आंखें खोलो यार। वो उसकी छाती और गालों को थपथपाने लगा। करण के पिता ने उसकी नब्ज टटोली। सांसें चल रही है, बस सदमे में है। उन्होंने अपने पास रखे बर्तन से पानी की कुछ बूंदें दीपू के चेहरे पर छिड़के। दीपू ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने अनिल और गांव के लोगों को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो पूरी तरह कांप रहा था। उसने कमज़ोर आंखों से आवाज़ से अनिल के हाथ पकड़ते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम लोग सही वक्त पर आ गए अनिल, वरना वो शैतान मुझे मार डालता। जब तुम भागे वो मुझे घसीटना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि वो मेरी बलि चढ़ाकर खुद को हमेशा के लिए आज़ाद कर लेगा, लेकिन तुम लोग जब रोशनी लेकर आए उसकी ताकत कम होने लगी। अगर थोड़ी और देर होती तो मैं बचता नहीं। अनिल ने दीपू को गले से लगा लिया। कोहरे की चादर अब धीरे धीरे छट रहे थे और दूर आसमान से भोर की पहली किरण फूटने को थी। उस रात उन्हें सिखा दिया था कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा और खौफनाक क्यों ना हो, हौसले और अपनों के साथ की रोशनी के आगे उसे मिटना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलूँगा आपसे किसी और कहानी के साथ।